हाँ, तो उपचय भाव में हमको केंद्र एक ही मिला, 10, 3, 6, 10, 11 उपचय जी। भाव है। तो तीसरा तो केंद्र नहीं है, छठा भी केंद्र नहीं है, 10वां केंद्र और 11वां भी केंद्र नहीं है। तो केवल 10वें भाव में राहु अगर पंच महापुरुष के साथ है तो उस चीज को और वो बल प्रदान करेगा, क्योंकि राहु का काम गुरु क्या है, जी, फैलाव का है। लेकिन और केतु अगर के साथ आने पर उसका फल कम हो जाएगा, क्योंकि केतु क्या करता है, चीजों को क्या कर देता है, दबा देता है, चीजों को जो फैलने से रोक देता है। राहु फैलाता है और केतु उसको श्रिंक कर देता है। ठीक है गुरुजी, लेकिन गुरुजी अगर राहु केतु तो आमने सामने होते हैं गुरुजी, तो अगर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो गुरुजी वहां सीधी दृष्टि पड़ रही हो, सातवीं दृष्टि। तो इसका मतलब वो केतु के साथ है ना प्लेनेट। हाँ गुरुजी, हाँ तो, प्लेनेट केतु के साथ है लेकिन केंद्र भाव में है। हाँ तो लेकिन वो तो उसको दबा देगा ना वो, अच्छा, और केतु दबा देंगे उसको, श्रिंक हो जाएगा दबा फल। देगा, क्योंकि जो जो देखिए, जो हाउस में जो प्लेनेट बैठा है वो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है। तो जो ठीक है बैठा जी। है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या देखा जाएगा, दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि वो कौन देख रहा है। लेकिन वो तो खैर यहाँ बैठने की बात है। गुरु जी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी, गुरु जी, हाँ बोले। गुरु जी, आपकी आवाज आवाज साफ नहीं आ रही। आपकी नेट प्रॉब्लम है, नेट। आवाज नहीं आ रही है। हमारे बेटे का जन्मदिन है, थोड़ा आप ऐसे बात चलिए, कर लीजिए। बहुत आपके बेटे को बधाई, जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका बेटा दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे, सालों साल बढ़ता रहे, भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करे और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत आपको बधाई। आयुष्मान आयुष्मान। जी जी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, पंच महापुरुष योग पढ़ लिए थे, और पंच महापुरुष योग से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है वो हमें समझ में आए कि कौन सा अगर मंगल के कारण बन रहा है, जिसको रोचक योग कहते हैं, तो मंगल से संबंधित चीजों में वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसका मिलता है जब उसकी दशाएं आ जाए। ऐसा नहीं कि अगर दशा नहीं आती है तो ज्यादा फल नहीं मिल पाता है। बुद्ध के कारण वो बुद्धिमान वाली कम्युनिकेशन स्किल, वो सब उसके अंदर रहेगी, बुद्धिमान होगा, कम्युनिकेशन स्किल रहेगी, व्यापारिक गुण उसके अंदर रहेंगे। गुरु के कारण जो है उसके अंदर ज्ञान रहेगा गुरु का, तो उसको शिक्षा जगत में, पब्लिक सेक्टर में, है ना, उससे फायदा मिलेगा। शनि में क्या है, शनि में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन शनि पॉलिटिक्स में अच्छी सफलता देगा, सर्विस में अच्छी सफलता देगा। ऐसा व्यक्ति जो है गस्टेड ऑफिसर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, वहां पर अपना मतलब नौकरी से रिलेटेड वहां पर उसको फायदा मिलेगा। शुक्र है तो शुक्र मालव योग बना रहा है, और शुक्र जो है क्या करेगा, ऑटोमोबाइल कंपनी, लग्जीरियस जितने भी गुड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में वो अपना अच्छा काम कर सकता है। तो ये शुक्र का ये काम हो गया। इसी प्रकार से कोई भी जो पंच महापुरुष योग बनता है वो अपने अकॉर्डिंग फल देगा, लेकिन वो फल तभी मिलेगा जब उसकी दशा हो, और वो जो पंच महापुरुष बना हो वो कोई भी ग्रह, कौन सा ग्रह, मंगल रोचक योग के लिए, बुध भद्र योग के लिए, मालव योग के लिए शुक्र, और शश योग के लिए शनि, और एक कौन सा प्लेनेट बच गया, बृहस्पति हंस। हंस हंस। बृहस्पति हंस योग के लिए अपनी राशि या अपने उच्च की राशि में केवल केंद्र में हो तभी यह फलित होगा। लेकिन अगर ये किसी कारण से सूर्य और चंद्रमा के साथ ये प्लेनेट आ जाते हैं तो उसका फल उसको नहीं मिल पाएगा। ये मानसागरी भी इस बात को कहती है। ठीक है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि अगर चंद्रमा से कुछ बनने वाली योग, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग चंद्रमा के अनुसार फलादेश करते हैं। मतलब चंद्रमा की क्या स्थिति है, एक्चुअली क्या है ना कि सूर्य और चंद्रमा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। और मन और आत्मा हमारे किसी भी काम को करवाने के लिए आवश्यक है। जैसे जब तक आपका मन नहीं होगा कोई काम करने के लिए तब तक आप वो करेंगे नहीं। और मन से व्यक्ति काम करेगा मन के अनुसार,
और सूर्य क्या करेंगे, सूर्य आत्मा है, आत्मा मतलब उसमें आप अपना कितना योगदान दे पा रहे हैं ये सूर्य आप डिसाइड करेगा। बाकी लग्न का सबसे बड़ा रोल है, लेकिन लग्न यानी जिसको आप शरीर कह रहे हैं, ये आपका ढांचा, ये लग्न है। और ये दो बातों पे डिपेंड करता है, आपकी मन और आपकी आत्मा पर। तो यानी मिला के जो हमारी 3 लग्न हो गई, एक तो आपकी जन्म राशि की जो लग्न जिसको आप जन्म लग्न कहते हो, ये आपके शरीर को दर्शा रही है। आपकी मानसिक स्थिति किस प्रकार की चंद्रमा दर्शा रहा है, और आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है वो आपके सूर्य दर्शा रहा है। तो चंद्रमा के जैसे जिस प्रकार से जन्म लग्न को संज्ञा दी गई है हर चीज को बताने के लिए, उसी प्रकार से चंद्रमा को भी संज्ञा दी गई है। और चंद्रमा तभी कुंडली में बोलते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और जन्म लग्न ये तीनों का पावर में होना, तीनों का बलवान होना, तीनों का शक्तिशाली होना व्यक्ति को बहुत ही अच्छा राजयोग प्रदान करता है। अगर किसी की कुंडली में बहुत बढ़िया राजयोग बना हुआ है, लेकिन जन्म लग्न, लेकिन यहाँ पे जन्म लग्न और लग्नेश उसके खराब हो, तो उस राजयोग का फल उसको बहुत अच्छा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में राजयोग थोड़े कमजोर हो, कमजोर कैसे, मैंने आपको बताया केंद्र और त्रिकोण, उसमें सबसे पावरफुल राजयोग बताया जितना केंद्र में 10वां और त्रिकोण में 9वें का आपस में संबंध हो जाए। लेकिन हम कह रहे ये कमजोर भी अगर है, लेकिन जन्म लग्न, चंद्रमा और सूर्य आपकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, तो ये भी योग भी आपको बहुत आगे तक लेके चला जाएगा। ये योग भी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इसीलिए किसी की कुंडली में 3 चीजें स्ट्रांग होना कंपलसरी होता। मतलब आप कोई भी चीज देखें तो पहले ये जरूर देख ले कि भाई उसके जन्म लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है, चंद्र लग्न में चंद्रमा की क्या स्थिति है और सूर्य में सूर्य की क्या स्थिति है, क्योंकि इसी से चीजों को हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे, इसके बिना हम चीजों को नहीं कर जी। तो हमने आपको बताया कि जिस प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर लग्न की इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब चंद्रमा के लिए क्या है, चंद्रमा के लिए हम लोग उच्च नीच से ज्यादा हम लोग क्या देखते हैं, पक्ष बल देखते हैं। ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। हमेशा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, पूर्णिमा के पास का चंद्रमा हमेशा ज्यादा बली होगा। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि अगर मान लीजिए वो पूर्णिमा का चंद्रमा है और वो नीच का भी है, तब भी वो चंद्रमा बलवान है। लेकिन अगर वो चंद्रमा अमावस्या का है, यानी सूर्य चंद्रमा एक साथ है, और वहां पर चंद्रमा अगर उच्च का भी है, तो भी ऐसा चंद्रमा किसी काम का नहीं, यानी उसके अंदर उच्च जैसे कोई गुण नहीं होंगे। यानी चंद्रमा के केस में चाहे आप फलदीप यानी मंत्रेश्वर जी की बुक लीजिए, चाहे मानसागरी लीजिए, चाहे सारावली लीजिए, सबने एक ही मत कहा है कि चंद्रमा में पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा में पक्ष बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए शुक्ल पक्ष का जन्म हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। और वो शुक्ल पक्ष का जन्म कब का होना चाहिए, पूर्णिमा के आसपास का होना चाहिए। अब पूरी दुनिया में जितने लोग पैदा हुए हैं वो पूर्णिमा के आसपास तो पैदा नहीं हुए, लेकिन आप देखिए जो भी महान हस्तियां पैदा हुई हैं वो सब का जन्म आप पूर्णिमा के आसपास ही पाते हैं। किसी का अमावस्या के आसपास आपको जन्म नहीं मिलता है। चाहे वो बुद्ध हो तो आप उन्हें बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। गुरु नानक भी आप देखिए कार्तिक मास की पूर्णिमा में पैदा हुए। हनुमान जी का भी जो जन्म बनता है वो भी पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। रामचंद्र जी का भी नवमी में ही होता है, शुक्ल पक्ष की नवमी है, तृतीया के बाद का चंद्रमा है। तो हमेशा जो कोई भी महान व्यक्ति हुए हैं वो हमेशा शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के आसपास, ये नहीं कि जिनका भी जन्म पूर्णिमा के आसपास है वो महान हो जाएंगे। महान होने के लिए एक गुण नहीं है कि केवल आपने चंद्रमा को ही देख लिया, इतनी हल्की ज्योतिष करने की आपको जरूरत नहीं। महान होने के लिए उसके अंदर राजयोग का होना बहुत कंपलसरी है। और किस प्रकार का राजयोग, जो मैंने अभी बताया, और उसके साथ पंच महापुरुष योग हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म समय की महादशा और अंतरदशा का संबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग चंद्रमा की स्थिति से जरा पहचानते हैं। आपको पता है चंद्रमा जिस घर में आपके बैठेगा, तो आप इसको एक टर्म देते हैं क्या, कर्तरी मतलब चंद्रमा के 12वें और दूसरे भाव में, यानी जैसे चंद्रमा मान लीजिए आपके जिस घर में बैठा है
उससे 12वां भाव और उससे दूसरा भाव में ग्रह की स्थिति कैसी है, ये चंद्रमा को बल प्रदान करती है। किसी भी ग्रह के आगे और पीछे ग्रह का होना उस ग्रह को बल प्रदान करेगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया गया है? चंद्रमा को दिया गया है। इसी में हम लोग कहते हैं कि शुभ कर्तरीय कि पाप कर्तरीय, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि चंद्रमा के अगल बगल कौन से प्लैनेट बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं कि शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं कि शुभ ग्रह बैठे हैं, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर अगर हम बोले कि जैसे कि मान लीजिए एक बात और, अगर बोला जाता है कि चंद्रमा के अगल बगल ग्रह, तो इन ग्रह में हम लोग क्या कहते हैं कि वो ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ही, केवल 5 ही ग्रह लिए गए। जैसे चंद्रमा के आगे या पीछे सूर्य बैठा है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो चुका है। तो चंद्रमा कमजोर हो चुका है क्योंकि वो तो अमावस्या के आसपास का जन्म हो रहा है। फिर हम ये नहीं कह रहे अमावस्या को ही जन्म हो गया, अमावस्या के आसपास का जन्म है। या तो अगर सूर्य निकल गया चंद्रमा के बाद, यानी चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं सूर्य उस दूसरे घर में है, तो अमावस्या के बाद का जन्म है। ठीक है। और अगर चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं सूर्य 12वें में है, तो अभी अमावस्या आने वाली है। तो सूर्य को चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो ले ही नहीं सकते, राहु केतु तो हमने ग्रह ही नहीं माने हैं, राहु केतु। इसीलिए जब कहते हैं कि कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह में हम लोग केवल 5 ग्रह को ही लेते हैं। कौन कौन से ग्रह? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन्हीं 5 ग्रहों को ही लिया जाना तर्क संगत है, क्योंकि सूर्य के एग्जिस्टेंस का यहाँ पर मतलब नहीं, क्योंकि सूर्य अगर चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में है तो वो क्या करेगा? वो चंद्रमा को और कमजोर कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो 5 ग्रह कौन से जिनकी बात होनी है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब यहाँ पे सूर्य से तो हम लोग लेते ही नहीं कोई चीज, यहाँ पे चंद्रमा से। अब यदि चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह हो और दूसरे में कोई ग्रह ना हो, देखो इसको मैं बताता हूं आपको थोड़ा। ये किसी का माइक ऑन रहता है और वो घर में लगता है किचन विचन का काम करता रहता है, वो एक प्रॉब्लम रहती है भाई। तो माइक बंद कर दे अपना। ये लोग मानते नहीं गुरुजी, कितना बोलो बंद नहीं करते। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कुंडली में आपकी कहीं पर भी सूर्य बैठे, चंद्रमा बैठे, कहीं पर भी चंद्रमा बैठे, मान लीजिए चंद्रमा कहीं बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, तो चंद्रमा से यहाँ पे 12वां घर कौन सा हुआ? तीसरा हुआ कि 5वां हुआ? क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में आ गए, तो चंद्रमा से यहाँ 12वां घर कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। और ये हुआ कौन सा? ये हुआ इनसे दूसरा घर। ठीक है, यहाँ पर 5 ग्रह हम लोगों को लेना है, केवल 5 ग्रह, पंचग्रह इसको कहते हैं। वही वो कौन से होने चाहिए? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति यानी गुरु और शनि। इन्हीं 5 ग्रह की प्रधानता। सूर्य को यहाँ पे नहीं माना जाएगा, राहु केतु तो छाया ग्रह है, वो तो ग्रह ही नहीं है। तो अब बात ये आती है कि अगर ये बोला गया यदि चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह हो, यानी यहां पर कोई ग्रह है, कहां पर? 12वें में, यहां पे कोई ग्रह बैठा है यहां पर आपका, ठीक है ना, यहां पर कोई ग्रह बैठा है और साथ में यहां पे कोई ग्रह बैठा है इस वाली जगह पर, ऐसे ले लीजिए आप, और यहां पर कोई दूसरे में कोई ग्रह ना हो, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यदि चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह और दूसरे में कोई ग्रह ना हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अनफा योग। अनफा योग। ठीक है, अनफा योग क्या होता है समझ में आ गया सबको? कि चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह का मतलब क्लियर हुआ ना आपको? अब पता चला चंद्रमा से 12वें में राहु बैठे और आप कह रहे कोई ग्रह बैठा है, तो राहु केतु तो छाया ग्रह, उनको मतलब ही नहीं, सूर्य ले नहीं सकते। तो हमारे पास यही जो 5 ग्रह मैंने यहाँ पे लिखे उन्हीं को लेना है। तो अगर इन 5 ग्रह में से कोई भी ग्रह जहां पर आपकी जन्म कुंडली में
12वें में कोई भी ग्रह बैठा तो उसको अनफा योग कहेंगे। देखिए आपकी कुंडली में अनफा योग बना है या नहीं बना, किसकी किसकी कुंडली में अनफा योग बना है बताए, अपनी अपनी कुंडली में देखिए। मेरी भी बन रहा है गुरुजी। अनफा बना हुआ है, यानी यही 5 ग्रह बैठे हैं ना, कौन सा ग्रह बैठा है? गुरुजी बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं अच्छा, मतलब चंद्रमा के 12वें घर में ना? 12वें में। हाँ हाँ जी। ठीक है, तो वो तो माना जाएगा। ठीक है, और बस आप ही की कुंडली बना, और किसी कुंडली में बना है ये अनफा योग? जी गुरुजी, गुरुदेव है, लगन में चंद्रमा है, 12वें गुरु है। लग्न में चंद्रमा और 12वें जो है क्या नाम है, गुरु है। ठीक है, तब भी बन गया गुरु। अनफा योग बना गया। और चंद्रमा के पीछे सूर्य बुध की युति है गुरुजी, तब मानेंगे? नहीं, वहां मेरे बना हुआ है बुध, गुरुदेव। वहां पर बुध अस्त तो नहीं है। जी है। बुध तब तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, गुरुजी शनि बैठा है तो नहीं माना जाएगा। चंद्रमा से 12वें शनि बैठा माना। अब एक्चुअली मेरे क्या है में भी ना, गुरुजी। बुध के साथ है कि अगर सूर्य भी आ रहे हैं तो सूर्य आ रहे हैं और वो अस्त हो गए तब तो बेकार हो गए ना, तब तो सूर्य वहां पावर में हुए, इसलिए तो नहीं माना जाएगा। शनि बैठे गुरुजी 12वें में चंद्रमा से। बिल्कुल बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है, चंद्रमा से 12वें मंगल है जी। चंद्रमा से 12वें क्या है? मंगल है जी। मंगल है। मंगल मेरा भी। मंगल। हाँ ठीक है एकदम है, अनफा योग बना हुआ है, एकदम बढ़िया। मेरा भी यही है। अच्छा, आपका भी तो ठीक, अनफा योग बना हुआ है। अब आइए, अब चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह ना हो, लेकिन चंद्रमा से दूसरे भाव में, चंद्रमा से दूसरे भाव में यानी यहां पर कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह का मतलब समझ में आ गया? कौन सा? यही ग्रह, मंगल बुध शुक्र गुरु और शनि। तो हम लोग इसको कौन सा योग बोलते हैं? सुनफा योग। सुनफा योग, ये सुनफा योग तभी बोला जाएगा जब जब चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से दूसरे में कोई ग्रह हो, तो सुनफा योग। ये तो हमारे कुंडली में है गुरुजी, शनि है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुनफा योग है, बहुत बढ़िया। और किसी कुंडली में सुनफा योग है? जिनकी अनफा योग होगा उनमें सुनफा योग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अनफा योग होगा उनमें सुनफा नहीं बोला जाएगा। चंद्रमा से 12वें कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा से दूसरे कोई ग्रह हो, लेकिन वह ग्रह सूर्य राहु और केतु ना हो। और किसी कुंडली में? एकदम से ऐसा ही है गुरुजी। हाँ, मंगल शुक्र है गुरुजी, मंगल शुक्र। है? मंगल शुक्र है दूसरे हाँ भाव ठीक में। है ठीक है ठीक है ठीक है। 12वें में तो कोई ग्रह नहीं ना, चंद्रमा से 12वें में तो कोई ग्रह नहीं है ना। कोई नहीं। कोई ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ। चंद्रमा बुध और सूर्य एक ही जगह में है तो। चंद्रमा बुध सूर्य, चंद्रमा बुध और सूर्य एक ही जगह में है, दूसरे भाव में मंगल और शुक्र है चंद्रमा से। यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में ले लिया, लेकिन वहां सूर्य आ गए, चंद्रमा को कमजोर कर दिया। सुनफा योग हाँ, बहुत पावरफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनफा सुनफा योग चंद्रमा के बल को बढ़ाते हैं, और सूर्य अगर चंद्रमा के साथ आ गया तो अमावस्या के आसपास का जन्म है, तो वहां पे सुनफा योग बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। जी ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। अब आइए, अगर अब तीसरा योग सुनिए, चंद्रमा से, ये देखिए किसकी कुंडली में है ये, चंद्रमा से 12वें और दूसरे दोनों ही ग्रह हो, यानी चंद्रमा जहां पर आपकी कुंडली में बैठा है उससे 12वें भाव और दूसरे भाव दोनों में ही ग्रह हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्धरा योग। दुर्धरा, दुर्धरा योग है किसी कुंडली में दुर्धरा योग? सर हमारे हैं, लेकिन सूर्य आ गया दूसरे भाव में, उसमें दूसरे चंद्रमा से। और कौन सा ग्रह है सूर्य के साथ? और कौन सा ग्रह है? सूर्य बुध और शुक्र पंचम भाव में। अच्छा, और चंद्रमा से 12वें में कौन सा ग्रह है? गुरु उच्च के गुरु। अच्छा, तो ठीक है, बन ही गया है लगभग। अब वहां पे सूर्य के साथ कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दोनों अस्त है? नहीं, बुध अस्त है केवल, बुध अस्त। शुक्र स्वराशिस्त है। हाँ, तो शुक्र, अब उस पर आशीष तो बेकार ही है। कौन?
कौन? शुक्र शुक्र हाँ, तुला राशि। शुक्र अस्त तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ ठीक है, तब आपके कुंडली में दुर्धरा योग है। तो इस हिसाब से भाई की कुंडली में मंगल और शुक्र बैठे गुरुजी, चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में। बिल्कुल दुर्धरा योग है। सूर्य भी है साथ में शुक्र के 12वें भाव में। तो शुक्र अस्त तो नहीं है? शुक्र एक मिनट, लग्न कुंडली में अंश उसका बता रहा है चंद्र से। नहीं गुरुजी, अस्त नहीं है। तो ठीक है, तब फिर माना जाएगा, तो फिर माना जाएगा, लेकिन वहां पे कमजोर योग माना गया थोड़ा, हाँ हाँ। कमजोर योग माना जाएगा। ठीक, तो दुर्धरा योग क्या होता है सबको समझ में आ गया। चंद्रमा से 12वें और दूसरे दोनों ही ग्रह हो जाए, और ग्रह में यही 5 ग्रह लेना है। अनफा योग क्या होगा कि चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह हो लेकिन दूसरे कोई ग्रह ना हो, तो उसको अनफा योग। चंद्रमा से दूसरे कोई ग्रह हो लेकिन 12वें कोई ग्रह ना हो, तो इसको सुनफा योग। और चंद्रमा से 12वें और दूसरे दोनों ग्रह हो तो उसको दुर्धरा योग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, उसको दुर्धरा योग कहते हैं। अब अनफा सुनफा दुर्धरा तो पढ़ लिया, अब एक योग और पढ़िए, केमद्रुम योग। ये सब ने सुना होगा, केमद्रुम योग। जी सर जी सर। क्या होता है केमद्रुम योग? जिस चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो। चंद्रमा के चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो। हाँ, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ही ना हो, उसको केमद्रुम योग कहते हैं। किसी कुंडली में केमद्रुम योग इस प्रकार से बन रहा है? मेरे में है गुरुजी। अच्छा, चंद्रमा आप में है, तो चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है? मंगल है। मेरे में बैठा गुरुजी, गुरु बैठे साथ में। अच्छा, देखिए अभी पहले आप लोग के हिसाब से केमद्रुम योग आपकी कुंडली में बन रहा है ना? जी बन रहा है गुरुजी। अच्छा ठीक है, अब देखिए कि कुछ नियम लिखिए जहां पे केमद्रुम योग भंग हो जाता है। नियम लिखिए जहां पे केमद्रुम योग भंग हो जाता है। आपको तो ये लगा कि चंद्रमा से 12वें और दूसरे कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग हो गया, लेकिन कब केमद्रुम योग नहीं होगा? तो इसमें पहला नियम आता है, यानी केमद्रुम भंग योग डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? केमद्रुम भंग योग। केमद्रुम भंग योग। तो केमद्रुम भंग योग में पहला क्या आ जाता है? फर्स्ट, कि यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, चंद्रमा प्लस कोई भी ग्रह मतलब यही 5 ग्रह होने चाहिए। कोई भी ग्रह कहां में से? पंच ग्रह में से। तो वहां पे केमद्रुम योग खत्म हो जाएगा, तो वहां पे केमद्रुम योग नहीं माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि जन्म लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह हो, ये कोई भी ग्रह का मतलब समझ गए ना? केंद्र में कोई भी पंचग्रह हो, पंचग्रह किसको कह रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी पंचग्रह हो तो भी केमद्रुम खत्म हो जाएगा। और तीसरा, यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो जाए, यानी जिस कुंडली में जैसे चंद्रमा यहां बैठा है तो चंद्रमा से केंद्र कौन हो गया? ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला भाव। यहां पे कोई ग्रह हो जाए, ग्रह मतलब वही पंच ग्रह। तीसरा, यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई भी पंच ग्रह हो। गुरुजी मतलब चंद्र कुंडली में ना? हाँ, चंद्रमा से केंद्र में। पहले ये देखना है कि क्या कुंडली में केमद्रुम योग बन रहा है। केमद्रुम योग किसको है? जहां पर चंद्रमा बैठा है उसके 12वें और दूसरे में कोई भी ग्रह ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमद्रुम योग। लेकिन हमेशा हर कुंडली में केमद्रुम योग नहीं होता। कब नहीं होता? तो ये मैंने 3 नियम दिए हैं,
इन 3 नियम में से कोई भी नियम अगर कुंडली में लग गया तो वहां केंद्रम योग खत्म हो जाएगा। भंग हो गया गुरुजी हमारी कुंडली का भी। खत्म हो गया। बहन की कुंडली में था, दसम में बैठे हैं बुध आ गुरुजी। गया। जी बुध जी बैठे। जी। तो हर बार आप ये ना कह दीजिएगा केंद्रम योग है तो ये होगा वो होगा, ये नियम पहले लगा लीजिए। अब अगर ये नियम नहीं लगा, मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी नियम नहीं है, तब वहां पर आप कहिए हाँ यहाँ केंद्रम योग है। ठीक है, समझ में आई बात? जी गुरुजी गुरु हैं इसलिए भंग होगा गुरुजी। जी ठीक है। हाँ गुरुजी इनके फल क्या होते हैं? हाँ बता रहे, देखिए अनफा सुनफा और दुर्धरा योग जो है वो तो अच्छे फल देंगे, लेकिन केंद्रम योग अच्छे फल नहीं देते। तो अब अनफा सुनफा दुर्धरा में ये अच्छा फल देते हैं, और केंद्रम योग जो है वो क्या करते हैं, बुरा फल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए किताबों में लिखा है कि केंद्रम योग होता है तो व्यक्ति मलिन होता है, मनुष्य दुखित होता है, निर्धन होता है, दूसरों की मान हानि में काम करने वाला, नगण्य होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति बड़े स्ट्रगल के साथ अपनी जीवन को व्यतीत करेगा, हमेशा नहीं, स्पेशली जब चंद्रमा की दशा चले या अंतरदशा आवे। क्या मैंने बोला? सर केंद्रम योग से आर्थिक स्थिति भी डाउन होती है क्या? देखिए चंद्रमा खुद जो है ना धन का कारक माना गया है। अगर हम लोग वास्तु पढ़ें तो वास्तु में जो हमारा वाटर एलिमेंट है, 5 एलिमेंट होते हैं ना, वाटर, फायर और कौन सा, वाटर और बताइए, अर्थ एलिमेंट, आकाश। हाँ धरती और आकाश गुरुजी। हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए वाटर एलिमेंट, वाटर के बाद एयर एलिमेंट, एयर के बाद आएगा फायर एलिमेंट, फायर के बाद आएगा अर्थ एलिमेंट, और अर्थ के बाद आएगा स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट हैं। इन 5 एलिमेंट में जो वाटर एलिमेंट है उसको रूल्ड कौन कर रहा है? चंद्रमा रूल्ड कर रहा है। चंद्रमा उसको गवर्न कर रहा है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, चंद्रमा उसको नियंत्रित कर रहा है। और जो आपका वाटर एलिमेंट है वो आपके घर की कौन सी दिशा है? ईशान, ईशान्य, उत्तर। उत्तर दिशा नहीं है, उत्तर। अब ये इसका भी कोर्स हम चालू करेंगे, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। इससे जितने भी आपके ज्योतिष के उपाय है ना, इससे तुरंत हो जाएंगे। इससे ज्योतिष के पेट से जुड़ेंगे हम लोग। गुरुजी आप चालू कर दीजिए। पेट से जुड़ेंगे हम लोग। अभी कोर्स चलने दीजिए। उसमें जैसे कि मान लीजिए किसी को ना, अब आपको इसमें दोनों को, एक्चुअली जो लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग को वास्तु आती है उनको ज्योतिष नहीं आती, और जिनको ज्योतिष आती है वो वास्तु, पुरानी वाली वास्तु पढ़ते हैं, नई वाली वास्तु नहीं पढ़ते। नई वाली वास्तु क्या है ना, बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसमें क्या हुआ है कि देखिए पहले ये वास्तु की किताब जो है, सबसे बड़े वास्तुकार हमारे यहाँ कौन हुए? कौन हुए हमारे यहाँ सबसे बड़े वास्तु? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा, जिनको हम लोग भगवान विश्वकर्मा जी, जिनको हम लोग भगवान विश्वकर्मा कहते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा के 4 पुत्र हुए। उन चारों पुत्रों को उन्होंने चारों दिशाओं में भेजा, ठीक है, और उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, जीवन व्यापन इन चारों दिशाओं में मनुष्यों का क्या जीवन यापन है ये देख करके आओ, और हमको पूरी उसकी एक एक बात बताओ। तो उनके चारों पुत्र हर दिशा में गए, वहां पर जाके देखा कि मतलब किसी कोई भी एक पुत्र मान लीजिए ईस्ट दिशा में गया, तो ईस्ट दिशा में वहां पे लोगों का रहन सहन, खान पान, सोचने का ढंग, क्या उनको समस्या है, और वो किस चीज में आगे हैं, किस चीज में पीछे हैं, उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने उसका क्या किया, एक डाटा साइंस तैयार किया। आते हैं तो ये जो है ना घर में जो है पता नहीं क्या करते, हम पहले बताते हैं घर गृहस्थी न करा करिए ज्योतिष के समय। कौन है ये? घर में झगड़ा हो रहा है। कौन है भाई? अगर मान लीजिए कर भी रहे हैं तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे कोई एक वीडियो में हमारी आपको हम बता रहे होंगे, आप लोगों ने बताया होगा कि
कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हमने बताया होगा ना, किसी अपने लेक्चर में बताया होगा ना। जी जी गुरुजी बताया है, गुरुजी। सब लिखा है। पता है गुरुजी। हाँ, क्या लिखा है उसमें है? पितर क्रोधित होते हैं घर के अंदर। गुरुजी आप पितरों को तृप्त करने के बारे में जो बताया था, तो आपने बताया था। हाँ, तो घर में कुत्ता मतलब कुत्ते की सेवा करिए। हम शायद वो कुत्ता पालने से पितर रुष्ट होते हैं। बात बता रहे थे, तो हमने कहा था कि छठा भाव क्या हमारी जॉब का है। तो छठा भाव 10वें से 9वां है, इसलिए 9वां भाव पूजा पाठ का होता है। और छठा भाव जो होता है वो सर्विस का भी है, सेवा का भी है। तो वहां पे जो बैठे प्लैनेट हैं उनकी सेवा कर दीजिए या उनकी पूजा करिए तो अच्छा होता है। अब मान लीजिए शायद ऐसी बात चली थी कि अगर छठे भाव में केतु आ जाए, तो अगर आपको पूजा करना है तो गणेश जी की पूजा कर लीजिए, या अगर सेवा करनी है तो आप कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। लेकिन कुत्ते की सेवा का मतलब ये नहीं है कि उसको घर में पालिए। तो इस वीडियो को लगता है किसी पुरुष ने देखा होगा, महापुरुष ने मैं फिर बोल रहा हूँ, तो उसने पता नहीं क्या लंबा चौड़ा हमारे पास मैसेज आया, पता नहीं क्या क्या उसने लिखा था कि आप जैसे दुष्ट इंसान ही जो है कुत्ते को रखने के लिए बदनाम कर रहे हैं, आप लोग ढोंगी हैं, ये है, मैंने कुत्ते को मैं पालता हूँ और पता नहीं क्या मैं वो करता हूँ, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये फैला रहे। लगता है उनकी भावनाएं आहत हो गई होंगी, पता नहीं क्या था। मैं आपसे पढ़ना चाहता था लेकिन अब मैं आपसे कभी नहीं पढ़ूंगा, आप जैसे दुष्ट इंसान ऐसी से पता नहीं, उसने बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे लिखा। लेकिन गुरुजी वास्तविकता में आपने हकीकत बताया था, ऐसा 4 कुंडली है जिसमें संतान उनके घर में ऐसे माहौल है, मतलब वो परेशानी में रहते हैं, बच्चे नहीं हो रहे या है तो सुनते नहीं। आपके फॉर्मूला सही थे। हाँ, तो वो पित्र ही वहां परेशान होंगे ना। जी गुरुजी यह तो अच्छी बात है ना कि कुत्ते ने उनको प्रभाव दिखा दिया, केतु हावी हो गए, ज्योतिष वो नहीं सीख सकता। यही बात सही है आपकी, ज्योतिष नहीं सीखता। हम ये थोड़ा बुला रहे हैं कि आप हमसे सीखो या क्या करो, भाई हमारी इतनी बुद्धि नहीं, वो अच्छा हुआ कि आपकी भी जान बच गई केतु के कारण वैसे लोगों सही से। बात। तो करे आप चौड़ी बात लिखी, ये सब कहानी है। तो एक्चुअली शास्त्र भी हमारा कहता है कि हम कुत्ते को नहीं पाल सकते, समझ में आ गया ना। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, वो कभी बात कुत्ते की करें। जहां तक गुरुजी दृष्टि जाती है वह सभी चीजें अशुद्ध हो जाती है। हाँ, बात सही है, शास्त्र कहता है हमारा, ऐसा नहीं है कि शास्त्र नहीं कहता। आप एक तरफ ज्योतिष शास्त्र को मानते हो और एक तरफ धर्म शास्त्र को नहीं मानते, ये तो वही बात हो गई कि हम जो है आटा खा रहे हैं तो आटा है और गेहूं कोई है ही नहीं। गेहूं नहीं होता, आटा होता है। नहीं, अब आजकल की जनरेशन गेहूं क्या जानेगी, वो तो आटा ही समझेगी, आटा ही जो है पेड़ पे आटा लगता होगा, यही समझेगी और वही जो है आटा समझेगी। उसको तो गेहूं नहीं मतलब समझ में आएगा ना। जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि उसने गेहूं, अब आजकल की जो मेट्रो सिटी में जो लोग हैं उन्होंने गेहूं देखा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, तो वो सीधा सोचेंगे कि आटा ही आता है पेड़ से। सीधा थैली देखी गुरुजी ने तो। हाँ, बस आटे की थैली देख यही आटा है, वो कहाँ से आए गेहूं होंगे। तो वही बात है, जब आप एक तरफ ज्योतिष मान रहे ज्योतिष, तो ये बड़ी अनोखी चीज है। वैसे भी 8वें भाव से संबंध है, तो ये बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। तो उसने आदमी ने बड़ा, उसकी भावनाएं आहत हुई, तो खैर हम तो उससे वो माफी मांगते हैं, उनकी आहत हुई भावनाएं। बाकी उसने जो भी बोला उसने अपने द्वितीय हाउस के अनुसार बोला, सेकंड हाउस के अनुसार। भाई जो भी उसने गाली उली दी वो तो उसने अपने कौन से हाउस का प्रयोग किया हमारे लिए, द्वितीय भाव द्वितीय भाव का प्रयोग किया। और किस चीज का प्रयोग किया है? बुद्ध की स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, बुद्ध की स्थिति पे निर्भर करता है, दूसरे भाव पे निर्भर करता है। बुद्ध नीच के होंगे। आत्मा सूर्य के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति देख रहे हैं। खैर वो तो उनका जो भी हो वो था, लेकिन अब वास्तविकता तो यही है जो मैंने बताई। तो इसी प्रकार की चीजें मतलब चलती हैं। तो ये जो मैं यहाँ बताता हूँ तो आप लोग भी सुनिए, उसमें काफी आते हैं बट मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, बट उनका काफी लंबा चौड़ा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लोग बोलते हैं बोलने दो, लेकिन जो सत्यता है वही तो बताना है ना। तो यहाँ पर भी आप इस बात को समझिए कि क्या नाम है, जो हम बात कर रहे थे किनकी, लॉर्ड विश्वकर्मा की। तो लॉर्ड विश्वकर्मा की जो बात हम कर रहे थे, उनके 4 पुत्र हुए। मतलब ये कहानी है, अभी सही है कि गलत मुझे नहीं पता, लेकिन लिखी इसी तरह से गई है। तो उन्होंने अपने 4 पुत्रों को चारों दिशाओं में भेजा और वहां के रहन सहन को देख करके वो आए
और रहन सहन को देखने के बाद क्या हुआ, रहन सहन को देखने के बाद तो उन्होंने क्या किया, एक पूरी कहानी उन्होंने मतलब कि उसके हिसाब से पूरी वास्तु की बुक लिखी। किसने किसने वास्तु की बुक लिखी? विश्वकर्मा जी। हाँ, आजकल उसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर लिया गया है, तो ये भी एक है अच्छा। लेकिन अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो वास्तु नहीं जानते, जो वास्तु जानते हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते। मैं लेकिन ये सबके लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं कि जो एस्ट्रोलॉजी जानते और वास्तु नहीं जानते तो कोई गुनाह हो गया, कोई गुनाह नहीं, कोई गलत भी नहीं कर रहे। बट जो लोग दोनों को समझ रहे हैं ना, तो उससे आप ग्रहों का उपाय कर लेंगे, आप उससे ग्रह का क्या कर लेंगे, उपाय कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ जो नॉर्थ जोन है, वाटर जोन है, वो चंद्रमा को रूल करता है। तो वास्तु कहती है कि जो हमारा नॉर्थ जोन है, यानी चंद्रमा का जो जोन है, वो क्या होगा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी और आपके धन का स्थान है। यानी आपका करियर है, आपका करियर मतलब समझ गए ना, आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, आपके लाइफ में आने वाला धन है और आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है कि आपको कितनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब अगर आप जहां पर घर में रह रहे हैं, इसके लिए पूरी अलग पढ़ाएंगे कि जहां पर आप रह रहे हैं तो वहां के घर की जो एनर्जी होगी उससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। अब ये आप अपने घर में रह रहे हैं तो ये घर का वास्तु हो गया। इसी प्रकार शहर का वास्तु होता है, इसी प्रकार स्टेट का वास्तु होता है और इसी प्रकार देश का वास्तु होता है। इसी प्रकार देश, देखिए आप ईस्ट के जितने भी लोग हैं, ईस्ट के मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग, कहना तो गलत ही बात है, ईस्ट के मैक्सिमम लोग, इधर मान लीजिए बिहार, झारखंड या इसके आगे चले जाइए, यहाँ के लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब को जल्दी लेने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ प्रिपरेशन करते हैं। आपको गवर्नमेंट में इधर के लोग ज्यादा मिलेंगे। जी गुरुजी। ये है। साउथ में आप चले जाइए तो साउथ वाले क्या होते हैं, बहुत स्किल्ड वाले काम करते हैं। अगर जॉब करेंगे मतलब वो जॉब एकदम हायर रैंक पे करेंगे, लोअर रैंक पे नहीं करते साउथ ईस्ट के लोग। मतलब अगर कोई कंपनी है तो उसके बॉस हो सकते हैं या उसके एमडी हो सकते हैं या सीईओ हो सकते हैं कंपनी के, ये साउथ वाले ही है, साउथ ईस्ट वाले आपको मिलेंगे। आप किसी भी कंपनी में देखेंगे बॉस इन्हीं स्टेट से कवर करेगा। अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करते हैं तो वेस्ट वाले क्या होते हैं ना, बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो नौकरी उकरी नहीं करते, वो क्या करते हैं, व्यापार करते, भले वो छोटा व्यापार करें या बड़े से बड़ा व्यापार करें, जैसे भी उनके पास पैसा है। अब देखिए वेस्ट यानी आप मुंबई में जाइए, वहां बहुत छोटी छोटी चीजों का काम हो रहा है, लेकिन वहां नौकरी करने की बजाय लोग वहां व्यापार करने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम जब बात करते हैं लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे मुंबई के लोग ही बिजनेसमैन हैं, वहां की मैक्सिमम जनता की बात हो रही है। इस बात पे आपको थोड़ा सा समझना है कि नहीं कि अब ईस्ट में हर लोग ही जो है आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी या गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब जगह सब कुछ है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या, मेजॉरिटी देखते हैं ना, मेजॉरिटी क्या रोल प्ले कर रही है। जी गुरुजी। हाँ, तो ये क्या है, ये अलग अलग डायरेक्शन का इफेक्ट है वहां पे लोगों को, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए। तो अगर हम अपनी बात करें, अपनी मतलब कि हम एक सिंगल इंसान की बात करें, तो हमारे लिए वास्तु क्या होगा, हमारा चार दीवारी, जिस घर में या जिस कमरे में हम रहते हैं वहां की जो एनर्जी होगी वो हमारे ऊपर बड़ा इंपैक्ट डालती है। अब मान लिया आपने कुंडली में देखा कि इस व्यक्ति के जॉब लगने का समय आ गया है, दशा के अनुसार जो मैंने आपको बता रहे हैं, जो बताएंगे अभी या जो बताया। अब आपसे पूछे कि हाँ ये बात बताइए, हमारा मतलब हम क्या करें जिससे उपाय, मतलब जिससे हमें जल्दी जॉब मिल जाए या हमें जॉब मिलने में समस्या आ रही है तो हम क्या करें। तो जो वैदिक क्या नाम है रेमेडी है वो अपनी जगह सही है। अब वैदिक रेमेडी क्या होगी, उस ग्रह के मंत्र का जाप, उस ग्रह के यानी कि स्टोन का, रुद्राक्ष का, यंत्र का, ये सब तो ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये किसको आप पहना रहे हैं, ये सारी बातें किसको पहना रहे हैं,
व्यक्ति को जिसकी और दशा है। हाँ, व्यक्ति का जो शरीर है वो किसको कवर किए हुए है? उसकी आत्मा को। आत्मा को। यानी ये जो उपचार हो रहा है ये उसकी आत्मा का उपचार हो रहा है, समझ में आई? लेकिन हमें तो अब ये नहीं कि आत्मा का भी उपचार करना जरूरी है, क्योंकि आत्मा के ही अच्छे होने से हमारी थिंकिंग अच्छी होगी और हमारे वर्क ऐसे होंगे। लेकिन अगर हमें अपना उपचार करना है इस शरीर का, तो हम ये शरीर को हम कौन कवर किए हुए? वायु यानी कि हमारा घर, वातावरण। हाँ जी, वातावरण जिसमें जहां पर हम ज्यादा समय बिता रहे हैं जी। तो अगर हमारा, अब हम दोनों चीज जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी और ये दोनों जानते हैं। अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी का जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, या जॉब में या उसको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, या उसका अप्रेजल लगा हुआ है लेकिन उसका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, या उसको नई जॉब के ऑफर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम देखेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ जी। किसकी डायरेक्शन है? वाटर की। और जी। उसका प्लेनेट कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। तो हम क्या करेंगे कि उसके पहले नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी चीजों को ठीक करा देंगे। अब नॉर्थ है वाटर को कौन खराब कर सकता है? गंदगी। फायर। अग्नि गुरुजी। भाई अग्नि को बचा सकती है, जल को अग्नि। अगर आग जल रही है और वहां आपने जल डाल दिया जाके तो आग बुझ जाएगी। जी। इसी प्रकार से अगर जल है और वहां पर आग आ गई तो जल खत्म हो जाएगा। और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। हमारे घर में ये पांचों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि एक चीज ना हो तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये उपाय के साथ उसके घर के नॉर्थ डायरेक्शन को क्या कर देंगे कि अगर वहां पे लाल चीजें हैं, लाल किसका कलर है? फायर का, अग्नि का। हाँ जी। वो हटवा देंगे। नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ी सुधरवा देंगे, वहां टॉयलेट नहीं होने चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। नॉर्थ डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, ब्लू कलर लगवा देंगे। वाटर का ब्लू कलर होता है, या नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू कलर के पर्दे लगा देंगे, क्योंकि वाटर की जो शेप होती है ना वो वेवी शेप होती है। वेवी मतलब जैसे जल चलता है ना तो लहर बनती है ना, तो जो भी लहर बनने वाली जो चीज है, जैसे पर्दे में आप देखो तो लहर नहीं बन जाती है ऐसे जिग-जैग। हाँ, बन जाते हैं गुरुजी। वो वहां पे ब्लू कलर का, अगर वहां पे रेड कलर का पर्दा होगा तो उसकी जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत समस्या आ जाएगी। वो चीज कर देंगे। पानी रखवा देंगे, चंद्रमा की कोई वस्तु वहां पे रखवा देंगे। तो एक तरफ हमने इधर उपचार किया और एक तरफ उधर, तो उसको तुरंत अपॉर्चुनिटी यानी कि मिल जाएगी, नए ऑफर मिल जाएंगे तुरंत। तो ये ऐसी रेमेडी से तुरंत फायदा मिलता है। अगर गुरुजी ऐसे में दोनों चीजें हो तो किसी के घर में गुरुजी अग्नि भी और जल भी हो, अगर मतलब किसी का किचन ही उधर है एग्जाम्पल, तो जल भी हो गया और अग्नि भी हो गई। देखिए, पहली बात तो अगर किचन जो जल हो गया तो पहली बात तो उसके पास मनी का सोर्स रुक गया। और अगर मनी का सोर्स चल रहा है, इसका मतलब देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये बात पता है कि जल और अग्नि दोनों एक दूसरे को बुझा सकती है, खत्म करेगी। अगर जल खत्म हो रहा है तो पैसा रुक रहा है, और अगर अग्नि खत्म हो रही है तो उस व्यक्ति का डाइजेशन खराब हो रहा है, यानी वहां पर उसके रोग। अच्छा गुरु, क्योंकि भाई खाने को कौन पचाएगा? अग्नि। जठराग्नि। देखो, हाँ, डाइजेशन, जितने भी रोग होंगे वो वहीं से डेवलप हो जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा उल्टा हो जाता है। समझिए गुरु जी। तो आप जिसके घर में दोनों चीजें वहां पर होंगी, या तो दोनों डिस्टर्ब होंगे, या दोनों में से कोई एक डिस्टर्ब है अगर, तो आप समझ जाइए कि क्या ठीक है क्या खराब है। अगर वहां पे हेल्थ खराब है तो समझ लीजिएगा पैसा आ तो रहा होगा लेकिन हेल्थ में जा रहा होगा। और अगर हेल्थ थोड़ी बहुत ठीक होगी तो पैसा आ ही नहीं रहा होगा। तो ये वास्तु का जब हम सिलेबस कोर्स चालू करेंगे तो उसका रेमेडी बहुत जो रेमेडी आप जिसको उपाय कहते हैं ना, वो वास्तु के अनुसार बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आए को बताए कि उसका थोड़ा सा काम नहीं हो रहा था, काम मतलब कि उसका कह रहा था कि हमें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, कनेक्शन लोगों से, कि अगर हमें कनेक्शन मिल जाए ना, कनेक्शन, तो हमारे उसके अंदर स्किल तो थी। अब स्किल का हाउस होता है साउथ वेस्ट, वो अपनी स्किल को यूज करेगा कि नहीं करेगा, और उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा था।
तो हमने कहा एक काम करो, तुम अपना ना मोबाइल ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज करो, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन होती है कनेक्शन की। अब चार्ज करने का मतलब क्या है, जितने भी फोन आएंगे वो कहां से आएंगे, मोबाइल ईस्ट से। नहीं, मोबाइल से ही, मोबाइल पे ही फोन आएगा। जी तो हमने ना उसके मोबाइल को ईस्ट डायरेक्शन में रात भर रखवा के चार्ज कर दिया, यानी पावर उसके दे दी कनेक्शन को। तो वो मतलब ये काम बताया था मैंने, 10 से 15 दिन के बाद उसको ऐसा कनेक्शन मिला कि जो उसके पास अपना प्रोजेक्ट था वो अप्रूव्ड हो गया। और उधर मैंने नॉर्थ डायरेक्शन सही करवा दी उसकी, तो नॉर्थ डायरेक्शन सही कराने से उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, और उधर मैंने उसको ईस्ट डायरेक्शन सही करा दी तो उसको कनेक्शन मिल गया। और उधर मैंने देखा कुंडली में इसके अच्छे योग चलने वाले हैं, मतलब इसका काम हो जाएगा। अब दोनों चीजें बैलेंस करेंगी। अब पता चला कुंडली में वो काम होने के योग नहीं है, और हम ये सब दुनियादारी करवा रहे हैं, कुछ होने वाला ही नहीं। ये वही आदमी है जिसको दोनों पता हो, तो वो काम बड़ा आसानी से हो जाए। जैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट की होती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको किसी का सपोर्ट लेना है तो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को सही कर दो, कुछ भी ना सही करो, उस जिस व्यक्ति से सपोर्ट लेना उसकी फोटो लगा दो, आप सपोर्ट मिल जाएगा। मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लेनी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी लेनी है, करियर के नॉर्थ सही कर लो। अब आपको ये लगता है कि हमारा आने वाले समय में हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए अब यहां पर हम यूज क्या करवाते हैं, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, समय कौन हुआ, घड़ी। समय कौन हुआ, घड़ी हुई ना। और अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ हुई। और नॉर्थ का कलर कौन सा हुआ, ब्लू। तो हम, और उसका शेप वेवी भी है और सर्कल भी है, तो हम एक उसको ना सर्कुलर घड़ी नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन कलर की लगवा दें, घर के नॉर्थ डायरेक्शन में। तो उसका आने वाला जो समय होगा ना, आने वाला जो समय, उसके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार रहेगी। वो चाहता है कि यार हम अभी ये काम कर रहे हैं, हमें अगले साल कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसका मतलब समय को यूज किया हमने, तो समय को हमने लगवा दिया, वहां पर समय रखवा दिया। समझ में आई बात, नहीं आई? इस प्रकार की बढ़िया रेमेडी है गुरु जी। बहुत हल्का उपाय, लेकिन उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो अगले साल ब्लू कलर है, अगले साल बोल रहा है, क्या अगले साल इसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है? तो कुंडली में देखे कि भाई ग्रह योग तो बन रहे हैं और गोचर भी बन रहा है। जैसा अभी जो आपको मैंने बताया कि अगर 10वें भाव में बैठा ग्रह मकर राशि से हो जाए तो उसकी जो दशांतर दशा आएगी वो उसको उठा देगी। तो इस प्रकार की चीजों की रेमेडी तुरंत हम करवा देते हैं ऐसे, और तुरंत बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है इससे, और इसमें आदमी का खर्चा भी कम लग रहा है। तो वास्तु एक सबसे बढ़िया रेमेडी से निकल के आ रही। देखिए वास्तु पहले क्या थी ना, पहले वास्तु लोग काम नहीं करते थे। वास्तु को पहले कौन लोग यूज करते थे, राजा लोग, राजा महाराजा। क्यों यूज करते थे बताइए? उनको रूल करना था गुरु जी, जिससे वो आपके ऊपर, हमारे ऊपर शासन कर सके। एक तो पहली बात वो बहुत कॉस्टली होता था उस वक्त, और दूसरी बात राजा लोग ही मना कर देते थे कि ये चीजें आम आदमी तक ना पहुंचे, ज्योतिष आम आदमी तक ना पहुंचे, क्योंकि लोग जितना लोग परेशान रहेंगे उतना अमीर आदमी अमीर होता जाएगा। भाई एक अमीर आदमी अमीर कब तक है, जब तक कि उसके बराबरी का कोई दूसरा अमीर तैयार नहीं हुआ ना। तो ज्योतिष को भी आम आदमी तक पहुंच से रोक दिया, और जितने लोग पहुंचा पाए उनकी भी अपनी नॉलेज क्या है वो आप लोग देख ही रहे हैं। दुनियादारी तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं। जी गुरु जी, सत्य बात है। वो भी गलत सलत पहुंचा दिया, असली चीज को छुपवा लिया, और वास्तु को तो बिल्कुल जाने ही नहीं दिया आम आदमी तक। राजा महाराजा, अब राजा महाराजा मतलब यहाँ पे राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े जो बिल्डर हैं या जो बड़े बड़े रईस आदमी, वो सब वास्तु का यूज करते हैं, सब वास्तु का यूज करते हैं। हम तो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं यहाँ कंप्लीट वास्तु लगी हुई है, बल्कि एक वास्तु को अपॉइंट किया गया है। तो लोगों को जब हमारे बारे में पता चला, हमने कहा ठीक है भाई, ठीक, वो उनको अपॉइंट करो, काहे उनको हटा रहे हो।
क्योंकि वो कोई भी काम कंस्ट्रक्शन होगा तो उसी के अनुसार हो। क्यों? क्योंकि इनको रूल करना है ना, रूल मतलब इनको अपनी चीजों पे प्रोजेक्ट को बेचना है। तो ऑब्वियस गुरु जी इंजीनियरिंग में भी हो रहा है क्या है वास्तु का पढ़ाई? हाँ नहीं। वो जो अरे जो ये है आपकी क्या नाम है ये क्या बोलते हैं इसको, आर्किटेक्ट, बैचलर इन आर्किटेक्चर। बी आर्किटेक्ट। बी आर। तो आर्किटेक्ट या जो आपका सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर भी आजकल वास्तु थोड़ा, लेकिन वो इतना कम वास्तु जानता है कि जिसका कोई मतलब नहीं। अब जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये तो बहुत कम जानने वाले हैं इसके। ये अलग लेवल रेमेडी है गुरु जी। एकदम अलग है ये। मतलब उसके में जोन 16 जोन है, 16 जोन, टोटल दिशाओं को 16 भागों में बांट दिया गया। और कहाँ सारी पे, दिशाओं को 16 भागों में बांटा है। हाँ, कहाँ पे क्या रखवाना है और कहाँ पे क्या करना है वास्तु आपको कंप्लीट बता देगी। लेकिन अगर आप एस्ट्रो वास्तु कर गए, एस्ट्रो वास्तु का मतलब इधर एस्ट्रोलॉजी भी जान गए कि भाई आपने कुंडली से चेक कर लिया उसकी दशा अंतर दशा क्या आ रही है, और उधर आपने वास्तु भी ठीक करा दिया, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, कंफर्म हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरु जी। ये चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे एक व्यक्ति था, मतलब ये कुछ दिन की बात है, 4 दिन नहीं हुए, हमें लगता है 3-4 महीना फिर भी हो ही गया होगा। उसको ये भी कोविड के पीरियड में ना उसको उसकी कंपनी ने उससे बोल दिया था कि भाई हम आपको हटा रहे हैं। मतलब कोविड के पीरियड में लॉस हुआ था तो कंपनी हटा रहे हैं उसको। तो वो उसके पास कोई वास्तु भी कराने वाला कुछ भी नहीं था, मतलब एक कमरे में रहता था। तो उसको कहीं से पता चला होगा कि मतलब एस्ट्रोलॉजी दिखा दो तो ये बताएंगे कि क्या है। तो हमारे पास का अपॉइंटमेंट बुक हुआ, तो वो आया हमारे पास, आया नहीं मतलब फोन से ही बात हुई। तो हमने देखा कि उसकी कुंडली में तो बहुत अच्छे योग बने और ये बता रहे हैं कि इसको जॉब से निकाल देंगे, और मुझे लग रहा था कि इसको जंपिंग के योग बने, जंपिंग मतलब इसका प्रमोशन होने वाला है। अब मैं उससे बोल रहा हूँ कि वो आया अपनी प्रॉब्लम लेकर के हमको जॉब से हटा रहे हैं, और जिसने बताया नहीं, लेकिन बाद में उनकी वाइफ ने बताया कि इनको 20 दिन 1 महीने का नोटिस पीरियड मिल गया है कि 1 महीने में आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, 1 महीने में हम आपको निकाल देंगे। और इधर मुझे कुंडली में दिख रहा था कि उसके जंपिंग के बहुत ज्यादा योग है, मतलब उसको बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी करियर में जंप होने वाला है। तो कुंडली मुझे ये बात बता रही थी, तो मैं उसको ये बात बताता कि यार तुम्हारी जंपिंग होने वाली है, तो वो कहता है ये अजीब मूर्ख आदमी है, यहाँ मेरी जॉब जा रही है, ये कह रहा है कि जंपिंग होने वाली है। तो हमने कहा 2 चीजें हो सकती हैं, या तो कोई बहुत बढ़िया आपको जॉब मिल जाए या इसी में ही आपको प्रमोशन मिल जाए। तो कह रहे यहाँ तो प्रमोशन कहाँ मिलेगा, यहाँ तो नौकरी जाने वाली है। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम अपना प्रयास करते हैं। तो उसको जो उसका प्लैनेट शायद उसकी दशा चल रही थी, चंद्रमा या मंगल की, मुझे याद नहीं है, तो उसका मैंने उधर उपाय कराया। और उधर मैंने कहा कि आप पहले काम करो कि मतलब हमने कहा थोड़ा वास्तु करेक्शन कराना। कह रहा कि हमारे पास कंबाइंड फैमिली रहती है और हम एक कमरे में ही रहते हैं, क्योंकि दूसरे कमरे में भाई साहब, तीसरे कमरे में उसके पिताजी रहते हैं, और कोई अगर वास्तु का आप नाम लेंगे तो कुछ हो भी नहीं सकता है। हमने कहा ये गलत आ गया। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने कहा भाई जहां पर आदमी ज्यादा समय व्यतीत करता है वहां की एनर्जी उससे कनेक्ट होती है। क्या मैंने बोला? जहां अब मान लीजिए जिस कमरे में आप रहते हैं तो वहां की जो एनर्जी होगी ना आपसे कनेक्ट होगी ज्यादा। तो हमने उसके अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन नॉर्थ को ठीक कराया, वहां पे पानी रखवा दिया, और वहां पे शायद रेड कलर था तो वो हमने हटवा दिया। हमने कहा वहां ग्रीन कलर कुछ भी रख दो और पानी रख दो, यानी चंद्रमा के बल को बढ़ा दिया। और एक तो ये बढ़ा दिया, दूसरा ना सपोर्ट की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की डायरेक्शन है, और इधर साउथ वेस्ट जो होती है वो आपका एप्रिसिएशन है। हमने कहा एक काम करो, आपने अभी तक जितने भी कंपनी के लिए काम किए हैं, कह रहे हाँ। हमने कहा कि जरा उसकी फोटो लेके आप, वो मतलब कि जो काम किए हैं, कोई भी आपने प्रेजेंटेशन दी होगी या कोई भी आपने फाइल तैयार की होगी, कुछ तो होगा। तो कह रहे हाँ है, तो लेकिन कह रहे हमारे उधर रखने की कोई जगह नहीं है। हमने कोई भी प्रॉब्लम नहीं, काम करो पेन ड्राइव में उसको डाल दो। और उस क्योंकि हमें कंपनी से क्या चाहिए था, कंपनी का हमें मदद चाहिए थी कि कंपनी हमारे काम को अप्रिशिएट करे, तभी तो हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी देगा।
तो उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स को जो उसने अभी तक कंपनी के लिए किया था और कंपनी ने उसके लिए रिवार्ड जो दिया था उसको मैंने सब साउथ वेस्ट में पेन ड्राइव में रखवा दिया। नॉर्थ वेस्ट में जो सपोर्ट की डायरेक्शन थी उधर भी हमने क्या कर दिया, उधर हमने कंपनी का लोगो लगवा दिया और इधर मैंने उस प्लेनेट का उपाय उसको बता दिया। हमने कहा अब जो होगा देखेंगे, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और नॉर्थ अपॉर्चुनिटी ठीक करा दी क्योंकि मुझे इस बात का शक था कि कहीं ना कहीं इसकी दूसरी जगह जॉब यहाँ मिल जाएगी। लेकिन उसने खुद ही 15 या 18 दिन बाद मुझे फोन करके बताया कि मुझे कंपनी ने प्रमोशन दे दिया और दूसरी जगह मुझे ट्रांसफर कर दिया, शायद अहमदाबाद में, और सैलरी डबल कर दी है मेरी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गुरुजी। जिसकी नौकरी जाने वाली थी उसी कंपनी ने उस व्यक्ति की सैलरी डबल करके प्रमोशन करके अहमदाबाद भेज दिया उसको। और कुंडली बता रही थी कि जंपिंग होने वाली है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था जंपिंग होगी कैसे। तो हमने उसी कंपनी में उसकी जंपिंग करवा दी। ये है रेमेडी। बहुत बढ़िया गुरुजी। ये वास्तु की रेमेडी है, लेकिन ये समझ तभी पा सकते हैं जब हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि इसकी कौन सी डायरेक्शन है, इसकी कौन सी डायरेक्शन है। तो खैर चलिए वो कभी हम स्टार्ट करेंगे तो आप गुरुजी सर वास्तु का नमस्कार। कोर्स कितना दिन का होगा? वास्तु बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा चलेगा तो हमें लगता है कि अगर हम बहुत डीप करेंगे तो 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। सर सिखाएंगे आप? गुरुजी कर लीजिए शुरू गुरुजी। गुरुजी सिखाएंगे? शाम के टाइम में करना गुरुजी। जो भी गुरुजी चार्ज जब होगा भी हम लोग दे करिएगा देंगे। जी, हम सब तैयार है। ठीक है अभी नहीं, अभी नहीं। गुरुजी ठीक, आज का गुरुजी। वीडियो कब भेजेंगे? अभी मैं आज लेट ज्वाइंट हुई हूँ, बाहर से आई हूँ। कल तक सब चला जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये मतलब एक वास्तु में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप क्या है। गुरुजी पुस्तक कब आ रही है आपकी? पुस्तक अभी नहीं आएगी। अरे बाप रे। हाँ भाग गया वो पुस्तक जो ले गया था गुरुजी का। ठीक है, चलिए तो इधर आते हैं हम लोग जहाँ ये बात थी, तो वास्तु में आ गई थी बात। तो चंद्रमा, किसी ने बोला था कि चंद्रमा क्या था, उसका चंद्रमा मतलब कि कमजोर है। तो चंद्रमा कमजोर, कुछ लोग कहते हैं धन का कारक है, तो कुछ लोग बोले थे ना कि चंद्रमा धन का कारक है। तो वास्तु में चंद्रमा को धन का कारक माना गया है, जबकि आपकी कुंडली के अनुसार धन का कारक तो दूसरा भाव है और लाभ आपका 11वां भाव है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा को भी धन का कारक वास्तु में माना गया है। और चंद्रमा आपकी वो है मानसिक स्थिति। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ही गड़बड़ हो जाएगी ऑटोमेटिक उसको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 4 5 योग बताए। 4, एक अनफा योग सबको समझ में आया कि अगर चंद्रमा 4वें घर में कोई ग्रह हो, और कोई ग्रह मतलब ये 5 ही ग्रह लिए जाएंगे, मंगल बुध शुक्र गुरु और शनि। राहु केतु कोई ग्रह नहीं होते, सूर्य को लिया नहीं जाए क्योंकि सूर्य चंद्रमा को कमजोर करेगा। तो एक तो ये अनफा योग। सुनफा योग क्या है, चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह ना हो, दूसरे में कोई ग्रह हो, तो सुनफा योग। चंद्रमा से 12वें और दूसरे दोनों में ही ये 5 ग्रह में से कोई भी ग्रह हो जाए तो दुर्धरा योग। और केमद्रुम योग खराब होता है। केमद्रुम योग में कहा जाता है कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उससे 12वें भाव और उससे दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तो केमद्रुम योग के बारे में बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं कि आदमी दरिद्र होता है, आदमी को समस्या आती, लेकिन ये है तो सही बात, क्योंकि चंद्रमा इधर मैंने बताया वास्तु में धन का कारक है और चंद्रमा कमजोर अगर होता है तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आती। इसीलिए अमावस्या के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये बोलने से पहले आप जरा केमद्रुम भंग योग को जरूर देख लीजिए। केमद्रुम चंद्रमा के अगल बगल कोई ग्रह तो नहीं, तो केमद्रुम योग तो बन गया नो डाउट, लेकिन कहीं वो केमद्रुम खत्म तो नहीं हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठ गया। कोई ग्रह का मतलब वही 5 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह, या जन्म लगन से केंद्र में कोई भी ग्रह आ जाए इन्हीं 5 ग्रह में से, या चंद्रमा जहां बैठा वहां से केंद्र मान करके वहां से केंद्र में कोई भी इन 5 में से ग्रह आ जाए तो केंद्रुम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें अनफा सुनफा और दुर्धरा योग
चंद्रमा की पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और चंद्रमा तो मैंने बताया कि एक धन का बड़ा स्रोत है, और केमद्रुम योग चंद्रमा की पावर को खत्म करने का काम करता है। तो इसीलिए कहा गया कि केमद्रुम योग होने से मनुष्य दरिद्र होता है ना। मनुष्य दरिद्र होने का मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहेगा, मतलब अपना कोई काम स्टार्ट करेगा तो उसको लॉस हो जाएगा या पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जिससे अपनी जीविका को चलाने के लिए वो दूसरों पर उसको डिपेंड रहना पड़ता है। और अगर चंद्रमा कहीं से खराब हो रहा है तो आर्थिक स्थिति पक्का खराब होगी, और आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होगी। इसके कारण से उसके शरीर में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मानसिक रूप से वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, और चिड़चिड़ा होने पर उसका काम करने का मन नहीं करेगा। इस कारण से आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। ये केमद्रुम का बताया गया महत्व, मतलब वो बताया गया कि इसका फल ये है। तो बात ये आती है कि क्या किसी की कुंडली में केमद्रुम योग बन जाए तो क्या ये जीवन भर चलेगा? तो हमारा कहना नहीं। इसके लिए कहा गया कि ये तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा आ जाए। अब मान लीजिए महादशा तो 10 साल की, तो क्या 10 साल उसको सफर करना पड़ेगा? तो बात आती है फिर नहीं। चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में उसको इस प्रकार से फल भोगने पड़ सकते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी ने कहा था, पद्मेश जी ने, कि जिसमें केमद्रुम योग हो वो जीवन में एक बार कंगाल जरूर होता है। में भी केमद्रुम योग हो वो जीवन में एक बार कंगाल होता है। अब वो जीवन में एक बार कंगाल, क्योंकि हम लोग पहले तो इतना ज्यादा वो नहीं कब बोल पाते थे, भाई गुरु हैं कैसे कुछ बोल दे, मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं होता था, लेकिन वो जो बोल देते थे हम लोग मानते थे। तो उनका ये कहने का मतलब था कि एक बार कंगाल का मतलब कि जब चंद्रमा की दशा आवे। तो अब मान लीजिए इसकी कुंडली में चंद्रमा की दशा ना आवे तो क्या होगा? तो अंतरदशा आएगी। किसमें चंद्रमा की अंतरदशा? जहां पे चंद्रमा जिन ग्रह का दुश्मन है, शत्रु है, यानी वैसे चंद्रमा खुद किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, मैंने लिखवाया हुआ मित्रता में, लेकिन जो ग्रह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं तो उस ग्रह की महादशा में चंद्रमा की अगर अंतरदशा आ जाती है तो वह गड़बड़ करेगी। तभी पद्मेश जी ने कहा था, हमारे गुरु जी ने, कि क्या कि अगर एक बार जिसकी कुंडली में केमद्रुम योग बना है तो वह जीवन में एक बार कंगाल जरूर होता है। कंगाल मतलब पूरी तरह से रोड पर आ जाना। ये इसीलिए उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है ना। और अब चूंकि चंद्रमा कमजोर हो गया, चंद्रमा मानसिक स्थिति खराब हो गई, तो बताते हैं कि उस व्यक्ति की निंदा भी बहुत होती, बदनामी हो सकती है, ऐसा कोई वो कार्य करे। या अब बदनामी का मतलब क्या है कि भाई चंद्रमा धन का कार्य है, कि उसने किसी से पैसा ले लिया, वो पैसा किसी को दे नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी सोसाइटी में क्या होगा? उसका मान सम्मान खराब होगा, अपमान होगा, तो उसकी निंदा होगी। कहते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत ऊंचे खानदान में भी पैदा हुआ है और उसमें अगर केमद्रुम योग बना है और भंग नहीं हुआ, तो ऊंचे खानदान का मतलब जिनके पास, जो अमीर थे पहले, जिनके बाप दादा अमीर थे, लेकिन अगर किसी की कुंडली में उनमें केमद्रुम योग बना हुआ है तो अमीर खानदान में भी पैदा हुआ व्यक्ति भी कंगाल हो सकता है। बट मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जीवन भर नहीं, वो भी कब? जब उसकी दशा या अंतरदशा आ जाए तब ऐसा होगा। लेकिन केमद्रुम योग को इसीलिए खराब माना जाता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी। लेकिन अब इतनी बात लिख दी है केमद्रुम योग में कि आदमी पढ़ करके डर जाता है। बट यहां पर ये कहा जाता है कि इतना बोलने से पहले ये देख लो क्या उसके दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है या बुरी है। भाई अगर दूसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं है या बहुत अच्छी है तो इतना कंगाल भी नहीं हो जाएगा। गुरुजी चंद्रमा से दूसरा भाव या लगन से दूसरा भाव? लगन से दूसरा भाव, लगन से यानी सेविंग मनी, और 11वां भाव यानी लाभ। अगर दूसरा और 11वां भाव आपके खराब हो रहे हैं
तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा और 11वां भाव खराब नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थितियां जनरेट होने में प्रॉब्लम होगी, कुछ तो होगा जरूर। मतलब अगर अभी गुरुजी क्या था, चंद्रमा 11वें भाव में बैठा होता गुरुजी, या द्वितीय में ही बैठा होता गुरुजी? नहीं ऐसे नहीं देखा जाएगा, कहीं भी बैठा हो, वो कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा का दूसरे ग्यारह मतलब दूसरा भाव गुरुजी कंगाल नहीं होगा लेकिन निंदा तो होगी। अब जो भी हो भाई, वहां हमने आपको सारी बात बता दी, अब उसके साथ क्या होगा, हम तो भगवान नहीं, आप भी भगवान नहीं। नहीं सर, जो भी सेकंड और होगा। 11th हाँ, मजबूत हो गए सेकंड तो। और 11th में अगर उसकी खराबी है तो कंगाल भी हाँ। हो सकता है, लेकिन सेकंड और 11 हाउस अच्छे हैं, उसकी हाँ। जॉब चल रही है, तो वहां ये सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन केंद्रुम योग है तो आप मान के चलिए इनसे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पर कुछ भी होगा। हाँ, कुछ भी घटित हो, कुछ वहां घटित जरूर होगा। कब होगा वो मैंने आपको बताया। तो केंद्रुम योग, इन 4 योग में से केंद्रुम योग को अच्छा नहीं माना गया है, बाकी अनफा, सुनफा और दुधरा योग अच्छे माने गए। ठीक है ना। अब इन तीनों को अलग अलग तरीके से हम बताते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सुनफा योग आइए। सुनफा योग क्या है? चंद्रमा जहां बैठा उससे दूसरे घर में ये 5 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह हो या एक से ज्यादा ग्रह हो, 5 में से ये मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ठीक है, अगर बताते हैं कि सुनफा योग में पैदा हुआ व्यक्ति है तो सुनफा मतलब चंद्रमा से दूसरा घर, दूसरा घर क्या हुआ? धन का हुआ, तो चंद्रमा से दूसरा घर भी धन का होगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अगर थोड़ा सा गरीब खानदान में भी पैदा होता है तो कहते हैं कि वो अपने कर्मों से ऊपर उठ जाता है और राजा के समान, राजा के समान का मतलब कि थोड़ा रिच हो जाता है। रिच मतलब ये नहीं कि एकदम गरीब पैदा हुए और एकदम महान व्यक्ति बन गए, उसके लिए तो वो योग होना चाहिए जो मैंने पहले क्लास में बताया। लेकिन फिर भी अपने दूसरे परिवार वालों की तुलना में वो व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है सुनफा योग में, क्योंकि सुनफा योग क्या है? सुनफा योग दूसरा भाव हो गया। ठीक है ना। और सुनफा योग क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति एक तो धनवान तो होगा और वो बोलने में माहिर होगा। बोलने में क्यों? क्योंकि दूसरा हाउस। ठीक है, और उसके पास खाने पीने की चीजें ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव खाने वाला हो गया। खान पान का भी तो है ना, मतलब वो अच्छा खान पान खाएगा, उसकी वाणी अच्छी होगी, वाणी के कारण भी वो धन कमा सकता है, धनवान बन सकता है। ये तुलना हो रही है। तुलना मतलब जो जिस परिवार में वो पैदा हुआ उसकी तुलना में वो ऊपर उठेगा। अब ये नहीं गुरु जी गरीब खानदान में पैदा हुआ और वो एकदम अमीर हो जाए, तो ऐसा तब होगा जब मैंने जो पहले योग बताए हैं उसमें वो चीजें, वो योग होने चाहिए जो मैंने बात गुरु जी ऐसा बताया। जी, सुनफा योग लगे हो और लग्न से द्वितीय भाव खराब हो तो उसकी वाणी कैसे अच्छी होगी? क्या? दूसरा भाव खराब हो जाए लग्न से और सुनफा योग लग रहा हो तो उसकी वाणी कैसे अच्छी होगी? देखिए, जो ये मैं सुनफा योग, अनफा योग, दुधरा योग और केंद्र योग बता रहा हूं, ये तब के लिए बात हो रही है जब चंद्रमा की महादशा चले। जी गुरु जी। ठीक है, तब की ये बात हो रही है। अब जरा याद करिए, जब मैंने महादशा वाला आपको बात बताई थी तो हमने कहा था जिसकी महादशा चले उसको लग्न मान करके आप कुंडली बना लीजिए। जी गुरु जी। तो अब जब लग्न मान करके चंद्रमा की महादशा चलेगी तो आप लग्न मान के कुंडली बना लेंगे तो चंद्रमा से दूसरा भाव तो बलवान आ जाएगा। जी। तो फिर वो आपने जन्म कुंडली का दूसरा भाव बताया ना जी। अगर सुनफा और दुधरा में चंद्रमा की दशा के अनुसार बात कही जाएगी। जब चंद्रमा की दशा चलेगी तब क्या फल होंगे, तब के लिए बात बताई जा रही है। अगर गुरुजी पंचग्रह 6, 8, 12 से संबंध रखते हो तो फिर तो मजे लेकर के ये सब उठेगा आदमी, मतलब कष्ट के साथ उठेगा तो मजा तो निकलेगा। लेकिन 6, 8 असली मजा खट्टे में ही है। समस्या है ना। अब ये बार बार इतने मतलब महीने बोलिए, इतने महीने हो गए, अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कोई भी प्लेनेट 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है तो क्या होगा। अब ये तो अब आप लोग इतने ज्योतिष तो बन ही गए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं गुरुजी पता था, फिर भी दुख के बाद सुख का आनंद ही अलग होता है। हाँ,
तो अब उसमें तो आपको उसका मजा तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे उसका मजा, बिल्कुल उनका पार्ट है, उसका भी मजा आपको लेना पड़ेगा, वो तो लेना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, अब 8वां है तो कष्ट आएंगे, चंद्रमा है तो रोग ऋण शत्रु पैदा होंगे, 12वां है आपका खर्च बहुत बढ़ जाएगा, अनाप शनाप खर्चे बढ़ जाएंगे, वो सब चीजें तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब ये कभी अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये 6ठे 8वें 12वें में है तो क्या होगा, क्योंकि अब इतने ज्योतिष आप बन ही चुके हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े अब। ठीक है, चलिए, तो अनफा योग समझ में आ गया। अनफा योग क्या हो गया, ये उत्तम गुरुजी योग सुनफा होता है। बताया, सुनफा बताया, बेअनफा नहीं बताया। हाँ सॉरी, सुनफा योग, सुनफा योग। तो सुनफा योग में मैंने बताया कि व्यक्ति जो है बोलचाल में अच्छा होगा, धनवान होगा, मतलब तुलनात्मक है, ये तुलनात्मक है, धनवान होगा, बोलचाल अच्छा, वाणी के कारण धन कमा सकता है, खान पान का स्तर बहुत अच्छा होगा, ये सुनफा योग की बातें हो जाएंगी। अब आते हैं अनफा योग। तो अनफा योग में अगर व्यक्ति पैदा हुआ है तो अनफा योग क्या होता है, चंद्रमा से 12वें भाव ना जी, तो 12वें भाव में अगर कोई ग्रह है, चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह है तो क्या होगा, तो 12वां भाव किस चीज का होता है, सांसारिक भोग का होता है, भोग का है ना 12वां भाव। 12वां भाव क्या है आपका, एक्सपेंडिचर है, सांसारिक भोग है, जी सर। तो सांसारिक भोग के सभी साधन उसके पास उपलब्ध होंगे। अब सांसारिक भोग का साधन का मतलब क्या हुआ, मतलब उस व्यक्ति के पास अपना घर भी होगा और गाड़ी भी होगी, मतलब जो जो चीजें जनरल हमें सुविधा चाहिए, भौतिक चीजें, अब भौतिक चीजें जो डेली बेसिस पर हमको रिक्वायरमेंट होती है वो उसके पास होगी, वो उसके पास होगी, सांसारिक भोग की सभी चीजें उसके पास उपलब्ध होगी। और उस दशा में व्यक्ति के मन में संतोष भी रहेगा, एक अंदर से आता ना, हाँ यार ये हमारे पास है, चलो अच्छा लग रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति संतोष भी करेगा, मतलब उसके पास जो चीजें होंगी उनको वो पाकर खुश भी होगा और संतोष भी करेगा कि अब हमारे जीवन स्मूथ हो गया है। लेकिन वो स्मूथनेस अगर दूसरा भाव जन्म कुंडली का और 11वां भाव बहुत अच्छा नहीं है तो वो स्मूथनेस केवल उसी दशा में ही उसको समझ में आएगी, बाकी आगे वाली दशा दूसरी बात। जो ये दशा गुरुजी दशा होगी, ये चंद्रमा की दशा होगी या उस ग्रह की दशा होगी जो 12वें घर में है? आप चंद्रमा के बल को देख रहे हैं। देखिए एक बात और समझिए, एक्चुअली हम बोल जरूर रहे हैं कि चंद्रमा की महादशा में ये फल मिलेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, चंद्रमा की महादशा में ये फल ज्यादा मिलेंगे, लेकिन चंद्रमा कुंडली के अंदर 3 चीजें बलवान बहुत जरूरी है, लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और सूर्य। अगर व्यक्ति का चंद्रमा किसी भी तरीके से अनफा सुनफा दुर्धरा से बलवान होता है तो आप ये मान के चलिए कि उसकी मानसिक स्थिति उसी प्रकार से हमेशा रहेगी, चाहे दशा अप डाउन होती रहे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालती है। हाँ, लेकिन इसका स्तर वो तभी समझ पाएगा जब चंद्रमा की दशा आएगी या अंतरदशा आ जाए, दशा या अंतरदशा आ जाए। अंतरदशा मतलब कि जिस ग्रह की महादशा है उससे मित्र चंद्रमा हो तब उसका फल मिलेगा। अब पता चला कि महादशा मान लीजिए शनि की है तो शनि चंद्रमा को तो अपने शत्रु मानते हैं, तो शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा में ये उसको संतोष नहीं प्राप्त होगा, चाहे भले अनफा सुनफा दुर्धरा योग बना रहे। मान लीजिए गुरु की महादशा है और चंद्रमा की अंतरदशा आ गई तो बहुत फायदा करेगा। तो ये चीजें उसके लिए गुरु चंद्रमा के मित्र है, तो ये चीजें, और उसकी कुंडली में अनफा सुनफा दुर्धरा योग बना हुआ है मान लिया तो ऑटोमेटिक ये चंद्रमा वाला ठीक है गुरु जी, इसमें जो है जो अनफा योग है ना गुरु जी मेरे में बना हुआ है, चंद्रमा की दशा में मेरे को फायदा हुआ था गुरु, फायदा हुआ तो सही बात, मैंने घर चंद्रमा की दशा में घर खरीदा था गुरु। कौन सा योग बना, अनफा योग बना था गुरु। हाँ, तो आपने जो भी भौतिक चीजों का सुख साधन आपने जुटाया होगा, भौतिक चीजों का सुख साधन आपने प्राप्त हुआ होगा और पा करके आपकी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी, थोड़ी अच्छी, आपको खुशी की प्रतीत होगा। उस वक्त आप अपने आप को थोड़ा सा, आपको जो भी रहता होगा उसमें आपको संतोष रहता होगा, नहीं हमारे पास इतना है कि हम अपना खर्चा चला सकते हैं। भाई देखिए बहुत की तो कोई परिभाषा नहीं है जी गुरु जी, व्यक्ति कहने बहुत आ गया, बहुत का मतलब जितनी हमारी नीड है उतना पैसा अगर हमको मिल रहा है तो एक मानसिक संतोष की स्थिति बन जाती है।
लेकिन ये बोले कि सब में क्या ये मानसिक संतोष की स्थिति बनेगी? नहीं। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उसके पास मतलब पैसा हो सकता हो, लेकिन वो मानसिक असंतुलन में रहेगा, उसको हमेशा ही दिक्कत रहेगी किसी चीज से। तो ये चंद्रमा क्या करता है? मानसिक बलवान बनाता है व्यक्ति को। तो अगर यहां पर हम जो कह रहे हैं कि अगर सुनफा योग सॉरी अनफा योग हो जाए तो भौतिक संसाधनों में उसकी बढ़ोतरी होगी, व्यक्ति क्या होगा? मानसिक सुख प्राप्त करेगा, संतोषी होगा और प्रसन्न रहेगा, और उत्तम वस्त्र भी धारण करेगा। भाई 12वें भाव की सारी चीजें उसको मिलेंगी, नींद अच्छी आएगी उसको, 12वें भाव की चीजें। अब जब नींद अच्छी आएगी तो सारी चीजें अच्छी चलेंगी, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य, नींद अच्छी आएगी, शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहेगा। तो ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। अब दुर्धरा योग में क्या होगा? दुर्धरा योग में जो चीजें बताई गई अनफा सुनफा, वो दोनों चीजें उसको प्राप्त होंगी। इसीलिए अनफा सुनफा और दुर्धरा में सबसे अच्छा योग कौन सा है? दुर्धरा। दुर्धरा, क्योंकि वहां पर चंद्रमा से दूसरा और 12वां भाव दोनों ही बलवान हो गया है, तो दुर्धरा योग ज्यादा अच्छा होगा यहां पर। मतलब दूसरे भाव की चीजें भी मिलेंगी और 12वें भाव की चीजें भी उसको देखने को मिलेगी, यानी अनफा और सुनफा दोनों चीजें वहां पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये तभी के लिए है जब ये 5 ग्रह की बात हुई है, 5 ग्रह की बात हुई तभी ऐसा होगा वहां पर। अगर वहां सूर्य उर्य आ जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ी बात और समझते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा के अगल बगल अगर जो है शनि और मंगल आ जाए, तो शनि और भाई 5 ग्रह में से बुध शुक्र और गुरु, ये 3 तो आपके शुभ ग्रह हैं, और शनि और मंगल क्या है? पाप ग्रह हैं जी। तो अगर चंद्रमा के अगल बगल या शनि हो या मंगल हो या दोनों हो, दुर्धरा योग में दोनों होंगे, तो वहां पर थोड़ा चंद्रमा पीड़ित होगा। इसको बोलते हैं क्या? पाप कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग। अब पाप कर्तरी का दुर्धरा योग इतना अच्छा नहीं होगा जितना शुभ कर्तरी का दुर्धरा योग अच्छा होता है। यह शुभ का सुनफा और अनफा और दुर्धरा हमेशा अच्छा माना जाएगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुभ ग्रह कौन सा हो जाएगा यहाँ? बुध, शुक्र, गुरु हो गए, शुक्र हो गए। अगर ये चंद्रमा के अगल बगल है, अनफा में है या सोनफा में या दुर्धरा में है, तो यहाँ चंद्रमा को बहुत अच्छी ताकत मिलेगी और व्यक्ति उस दशा में उस समय क्या करेगा? अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करेगा। लेकिन अगर मंगल और शनि है तो इतना अच्छा फील नहीं करेगा जितना गुरु और शुक्र और बुध वाला फील करेगा। शुभ ग्रह शुभता बढ़ा देंगे गुरुजी। शुभ ग्रह शुभता बढ़ाते हैं। शुभ ग्रह मतलब कि अगर चूंकि चंद्रमा को तो बल देंगे, लेकिन वो पाप ग्रह, तो पाप ग्रह में पाप चीजें तो मिलेंगी। देखिए, कहा भी जाता है ये बात कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिन ग्रह की दशा प्रारंभ होती है, उस व्यक्ति के अंदर उसके लक्षण पहले आते हैं। यानी कोई भी ग्रह सबसे पहले किन चीजों को दिखाएंगे? जिनके वो कारकत्व होंगे। और अशुभ पाप ग्रह तो सबसे पहले क्या करता है? व्यक्ति को परेशान करता है। यानी अब मंगल है तो मंगल क्या करेगा? व्यक्ति को उग्र बनाएगा। तो उग्र तो बनाएगा। इसीलिए बहुत सारी ऐसी ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष, वो क्या करती है? वो केवल ग्रह के कारकत्व के अनुसार ही फलादेश कर जाती है, जो कि सही भी है। लेकिन वैदिक ज्योतिष कारकत्व को लेने के साथ साथ जन्म कुंडली के भावों को भी लेती है। जन्म कुंडली के भावों को भी लेती है। तो इसीलिए वैदिक का जो फलादेश होता है वो ज्यादा अच्छा होता है बाकी की तुलना में। तो कहने का मतलब है कि अगर अब मान लीजिए मंगल है तो मंगल क्या करेगा? व्यक्ति को उग्र बनाएगा। आप
आप ना मतलब आप ऑब्जर्व करना चालू करिए, देखिएगा जो व्यक्ति मतलब ऑफिस में आप काम करते हैं, ब्लड से रिलेटेड परेशानी भी दे देगा गुरुजी। क्या उम्र ज्यादा होगा तो ब्लड से रिलेटेड परेशानी भी दे देगा। बिल्कुल बात सही है। अब आदमी ज्यादा उग्र हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी तो दे देगा। सही बात है, गलत क्या है इसमें। अवस्था भी देखना होगा कि बच्चा है, मतलब जवान है या बुढ़ापा है। हाँ, अब उस बच्चे अवस्था से भी मतलब हम यार कहने का मतलब है कि अपने आप चारों तरफ ऑब्जर्व करिए, बिना बिना उन लोगों को बताए कि दशा कौन से ले, फिर आप उनकी कुंडली से मिलान करिए। अब आप मंगल की दशा होगी, वो व्यक्ति जबरदस्ती उग्र बना रहेगा। अगर बच्चा है तो इधर उधर खूब घूमेगा, मारपीट करेगा, ये करेगा वो करेगा। समझ में आया क्या? शुभ ग्रहों की दशा तो उसमें आपको जी। शालीनता नजर आएगी। अशुभ ग्रहों की दशा है, उग्रता नजर आएगी। तो कुछ लोग आते ना, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसका ब्रेन व्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं तो शरारती हो गया। तो दशा देखिए किसी ग्रह की चल रही बड़ी है। शैतान है। तो कोई भी ग्रह की जो दशा होती है ना, पहले अपने कारकत्व के फल को देगी। इसी प्रकार से यहां पर भी बात कही गई है कि कोई भी ग्रह अगर वो अनफा सुनफा दुर्धरा में आते हैं, चंद्रमा क्या है, मानसिक स्थिति, अपने कारकत्व के अनुसार मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब गुरु और शुक्र जैसे ग्रह अगर दुर्धरा अनफा सुनफा में शामिल होते हैं, तो गुरु तो ज्ञान का प्रतीक है, व्यक्ति के अंदर शालीनता होगी, देखते ही समझ में आएगा या यह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके बोल चाल भाषा में एक अलग ही मतलब कि अलग ही क्या रस होगा, या उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, या जब उससे लोग बात करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं ये व्यक्ति ज्ञानी है। भाई आपका लोगों का ऑब्जर्वेशन आपके प्रति कैसा होता है, किससे होता है? आपकी बात करने के ढंग से, आपकी नॉलेज से, आप किस प्रकार से को रखते हैं, उस प्रकार से। अब पता चला कि अनफा सुनफा दुर्धरा योग में मंगल और शनि है, आप कोई भी बात करेंगे तो उग्र हो जाएंगे, बात करते करते उग्र हो जाएंगे। तो वहां पर ये ग्रहों की चीजें चलेंगी। समझ में आ गई? तो कारकत्व तो देखना जरूरी है, क्योंकि पंच ग्रह के अंदर 3 ग्रह शुभ हैं और 2 ग्रह अशुभ हैं। तो अशुभ ग्रह के अनफा सुनफा दुर्धरा में उनका प्रभाव जरूर मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, केंद्रुम योग से ये अशुभ ग्रह का कर्तरी भी थोड़ा ठीक ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन केंद्रुम भंग नहीं होना चाहिए, केंद्रुम भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे सूर्य से बनने वाले क्या जो योग होते हैं, जैसे शुभ वेशी योग होते हैं, शुभवासी योग, शुभ वेशी योग, शुभवासी योग, ये क्या होते हैं? तो ये सूर्य से बनते हैं। जैसे अभी तक हमने अनफा सुनफा दुर्धरा और केंद्रुम, ये किससे देखा? चंद्रमा से देखा। पहले मैंने आपको पंच महापुरुष योग बताए, समझ में आ गया पंच महापुरुष योग आपको? जी गुरुजी। दूसरा मैंने आपको आज चंद्रमा से योग बताए, तो चंद्रमा से ये योग बनते अनफा सुनफा दुर्धरा और केंद्रुम। जी गुरुजी। इस क्लास में हम आपको सूर्य से बनने वाले योगों को बताएंगे और उनसे क्या हमें फल मिलेंगे उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल क्लास होगी ना गुरुजी ने? कल के लिए कह नहीं सकते, हम कोशिश करेंगे, लेकिन कल की इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद ही बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है हम गुरुजी। कोशिश लेकिन अभी कह नहीं सकते कुछ भी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक तो सुना है जी क्या? गुरुजी, हाँ जी, ये कुछ पुस्तकें बता दीजिए वैदिक की जो हम खरीद लें। बहुत सारी बता दी हमने। एक तो आपको बृहद पराशर होरा शास्त्र बताई थी, बृहद पराशर होरा शास्त्र, गुरुजी सारावली। ये सारी नेट पे मिल जाती है। अच्छी बात है, नेट पे इससे बढ़िया है। राहु को कौन एक्टिवेट करते हैं भाई? बुक खरीद के लाइए, बुक खरीद के लाइए। बुक को और दूसरी से नेट पे पढ़ नहीं पाते, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाते। गुरुजी आप खाली राइटर सजेस्ट कर दीजिए और किताब का नाम, हम खरीद लेंगे उसको। बताया तो बृहद पराशर होरा शास्त्र आप लीजिए। बृहद पराशर हो, देखिए गोपेश कुमार ओझा की भी ले सकते हैं, सुरेश चंद्र मिश्रा की भी ले सकते हैं, जी है ना। पहले एक बुक लीजिए, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र लीजिए, सारावली लीजिए, मानसागर लीजिए, बृहद जातक, जो ओरिजिनल किताब है उनको पढ़िए, उनको
जी जी गुरुदेव गुरुजी। एक प्रश्न था, जी बताइए। यह जो पंच ग्रह है वो 12वें घर में 2 ग्रह हो तो साथ में तो भी बनता है? नहीं नहीं, 12वें घर में 2 ग्रह हो मतलब चंद्रमा के चंद्रमा अगल 12वें की बात करें कि किसके 12वें की बात करें? चंद्रमा के अगल बगल। हाँ कोई बात नहीं, 2 ग्रह कोई बात नहीं है, तब भी बनेगा। कोई भी 1 ग्रह तब भी बनेगा, कोई 2 ग्रह तब भी बनेगा। 5 ग्रह से ही बनेगा। ठीक है, वो 1 हो कि 2 हो ये तो ऐसा कोई जिक्र नहीं, आप 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी जी गुरुजी की कुंडली दिखानी है बड़ी बेटी की, तो कैसे अपॉइंटमेंट मिल सकता है? कुंडली दिखानी है, जी आप उस पर मैसेज करिए, देखते हैं। अभी तो ये नहीं कह सकते कि तुरंत देख पाएंगे, लेकिन आप उस पर मैसेज करिए तो देखेंगे।